हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो से एक नई सीरीज शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग से। ये आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी है। 6 से शुरू करेंगे, 6, 7, 8 सारी एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो या आपका कोई अदर, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एनसीईआरटी। तो आज का आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। इसका चैप्टर फर्स्ट आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर सेकंड, देन आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपका है पहला चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। अब सौरमंडल किसको कहते हैं ये आपको समझना है। सौरमंडल किसे कहते हैं, चैप्टर में आपको बताया गया कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आसमान देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लेकिन आसमान साफ होना चाहिए। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इन चमकते बिंदुओं की संख्या देखा होगा आपने, बहुत सारी बढ़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, और फुल आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, हर एक पॉइंट को समझना है। अब धीरे धीरे क्या होता है, इन चमकदार वस्तुओं से पूरा आसमान क्या होता है, भर जाता है। ठीक है, इतनी सारी आपकी बात हो गई। अब बात करते तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार एवं स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आपने चांद को देखा होगा, बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, बहुत इसके अलग अलग आकार बनते हैं। कहीं तो पूरा चंद्रमा होता है और कहीं इस तरीके का बन जाता है। तो ये सब आपने नॉर्मल सी चीज़ है, देखी होगी। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। पूरे चंद्रमा को महीने में सिर्फ 1 बार देखा जा सकता है। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, इसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन आप पूरा चांद देख सकते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अमावस्या को आप चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। 15 दिन आपने देखा होगा उजाला रहता है रात में, और 15 दिन क्या रहता है, अंधेरा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपका आगे लिखा कि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा व इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं देख पाते हैं कि सूर्य का प्रकाश दिन में जो होता है बहुत तेज होता है। इस कारण दिन में ये सारी चीज़ें, चंद्रमा और जितने भी स्टार्स यानी तारे हैं, इनको हम नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपका सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, तो ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। याद रखना है आपसे, खगोलीय पिंड भाई क्वेश्चन हर टाइप से बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आपको आसमान में चमकती हुई प्रतीत हों, ये सारे के सारे क्या हैं, खगोलीय पिंड हैं। आगे बात करते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सूर्य क्या है, सूर्य भी मेरे दोस्तों एक क्या है, तारा है। ठीक है, एक स्टार है, बड़ा सा स्टार। तो यहाँ अब आगे देखेंगे चैप्टर में क्या है आपका, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे आपके तारे हैं, ये हमसे बहुत दूर है, इसलिए इनकी ऊष्मा को हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, इनके प्रकाश को उतना ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं, और ये अत्यंत छोटे प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जाहिर सी बात है, कोई बच्चा भी समझ जाएगा। अत्यधिक ऊंचाई पर जैसे हवाई जहाज उड़ रहा हो तो छोटा सा लगता है, जबकि वो होता तो बहुत बड़ा है। लेकिन अब यहाँ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखनी है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तारे बहुत सारी आकृतियां बनाते हैं, जैसे ये आपकी दी गई है, तो इस तरीके से ये देखिए बहुत सारी आकृतियां बनी हुई हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, अर्सा मेजर क्या है, ये भी एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है।
सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह होता है आपका सप्तऋषि, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। अब आगे अगर बात करते हैं, अपने परिवार या पास पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, ये आपका दिया गया है कि आसमान और तारों, अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे और टाइम का भी निर्धारण क्या करते थे? तारों की सहायता से ही करते थे। भाई मान लीजिए कोई तारा यहाँ पर है, फिर वो गैस कर लेते थे कि ये यहाँ पर अगर आ गया है तो अब सुबह होने वाली है। इस तरीके से वो एक मतलब गैस कर लेते थे, एक अंदाज़ा लगा लेते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, एक उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ध्रुव तारा क्या है? हमेशा अपने ही स्थान पर रहता है और यह उत्तर दिशा को यानी नॉर्थ आपका डायरेक्शन को बताता है। अब अगर बात करते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी यानी अर्थ भी क्या है? अर्थ भी एक भाई क्या है? आपका प्लेनेट है, ग्रह है, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट किससे बना है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्लेनेटाई, इससे बना है और इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों तरफ घूमने वाला, ऐसे 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 चल के, अगर मैं एरो बनाऊं तो इस तरीके से चल के, ठीक है, ये घूमने वाला। तो इसका आगे आपका क्या है? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। हमारी अर्थ भी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, ठीक है। अब भाई यहां अगर बात करें तो पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है? सन है, सूर्य, ठीक है। अब इससे क्या है? ऊष्मा और प्रकाश आपकी यानी हमारी जो अर्थ है वो प्राप्त करती है इस तरीके से, ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरीके से चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम लोग यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं, कुछ इतना बड़ा मान लीजिए दिखाई देता है, तो अगर चांद पर जाकर हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो भी कितनी? इतनी ही लगभग दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। याद रखिएगा, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उनसे, पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ठीक है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। अगला आपका बढ़ेंगे और यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, देख लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब देखना है आपको, बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल जो होता है बुध का, वो 88 दिन का होता है, यानी वो सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। शुक्र की अगर बात करें तो 255 दिन में लगा लेता है और पृथ्वी हमारी 365 दिन लगभग क्या करती है? 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। और अपने एक्सिस पर आप गेंद को जैसे लें और गेंद में ऐसे गेंद को लिया और इसके आर पार जो है एक निडल टाइप की डाल लें और फिर उसको क्या करें? निडल को दोनों पकड़ लें दोनों तरफ से और इसे घुमाएं, तो क्या होगा? ये आपका होता है रोटेशन, ठीक है। और अगर हम चारों तरफ उसको घुमाते इस तरीके से तो ये रिवॉल्यूशन यानी आपका क्या? ये घूर्णन हो जाएगा और ये आपका परिक्रमा करना, ठीक है, परिक्रमण। अगर बात करते हैं मंगल की तो 687 दिन में आपका मंगल एक चक्कर लगा पाता है और मंगल के पास चंद्रमा कितने हैं? 2 हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है, याद रखिएगा। अब अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहां पर बृहस्पति की अगर बात करें, बृहस्पति क्या है? शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण काल जो होता है 11 साल 11 महीने या फिर लगभग कह सकते हैं कि 12 साल में पूरा करता है, ठीक है। और इसके पास जो चंद्रमा की संख्या है वो लगभग 53 है, 53 चंद्रमा है अकॉर्डिंग टू NCERT। किसके पास? आपके जुपिटर यानी बृहस्पति के पास। शनि की अगर बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो होता है इसका 29 यानी 29 ईयर्स का होता है एंड 5 मंथ्स, 5 महीने 29 साल का। अपने अक्ष पर घूर्णन क्या?
यानी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है 10 घंटे 40 मिनट में। और इसके पास जो चंद्रमा है उनकी संख्या लगभग 53 है, यानी आपके बृहस्पति के बराबर है। अगला है आपका यूरेनस को भी देख लेते हैं। यूरेनस आपका क्या है, अपने अक्ष पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ कौन सा प्लेनेट है, तो ये यूरेनस है। यहाँ पर आपका एनसीईआरटी में लिखा है कि इसका एक परिक्रमण जो होता है 84 साल में होता है, यानी ये एक चक्कर 84 साल में लगा पाता है। ये सूर्य से दूर है, काफ़ी दूर है। और यहाँ पर अगर बात करें चंद्रमा की संख्या लगभग इसके पास 27 है, यानी 27 चंद्रमा इसके पास है। और नेपच्यून की अगर बात करते हैं तो 164 साल इसको लग जाते हैं एक चक्कर लगाने में, ये आपको याद रखना है। और इसकी चंद्रमा की संख्या जो है वो लगभग 13, यानी आपका लगभग क्या एनसीईआरटी के हिसाब से आपका 13 है, ठीक है, 13 चंद्रमा है। अगला देखेंगे अब क्या है भाई। अब अगर बात करते हैं, देखिएगा आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है, एक आपका नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। किसका, अर्थ का यानी पृथ्वी का, या हमारी पृथ्वी का सहचर है, ठीक है, भाई है या बहन समझ सकते हैं। वैसे तो बहन को बोला जाता है क्या, मतलब पृथ्वी की बहन है शुक्र, ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन बोला जाता है। तो चंद्रमा क्या है, सहचर है पृथ्वी का, तथा इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। पहले आपके 9 ग्रह होते थे भाई, हिंदू धर्म में अगर बात करें तो 9 ग्रहों की पूजा होती थी, आज भी होती है, लेकिन अब ग्रह कितने हैं, 8 हैं। तो 8 ग्रह हैं, 7 अन्य ग्रह हैं पृथ्वी को छोड़ के, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अभी आपको मैंने बताया किसके पास कितने चंद्रमा हैं। तो ये रही आपकी बात, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल किससे बना है, एक तो आपका सूर्य है, ठीक है, बाकी के 8 प्लेनेट हैं आपके, कुछ सैटेलाइट हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, और जैसे आपका क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक आपके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है, जिसका हेड आपका क्या है, सन है। सूर्य इसका मुखिया है आपके सौर मंडल का। नेक्स्ट आपका देखते हैं, सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ऐसे आपका इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं जहां पर आपके प्लेनेट हैं, और यहां पर आपका बीच में क्या है, मुखिया है, कौन, सन, ठीक है, सूर्य मुखिया है। यहां पर अगर बात करते हैं, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल जो है, ठीक है, खिंचाव बल जो आकर्षण बल है, इसे सौरमंडल को बांधे रहता है। यानी इसके जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पूरे सौरमंडल को बिल्कुल एक सीक्वेंस में बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यही बात याद रखिएगा, सूर्य क्या है, सौरमंडल जो जितना भी मैंने आपको बताया आपके सौरमंडल में क्या क्या है, उसके लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन है, आपका सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। भाई अगर बात करें हम, तो तीसरे जो है सूर्य के दूरी के हिसाब से हम तीसरे ग्रह हैं, ठीक है, पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या हैं, सूर्य से बहुत दूर हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, शब्द की उत्पत्ति भी देख लेंगे। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम केवल एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझे तो जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, या ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों को मिलाकर बना है जियोग्राफी। मतलब क्या, जी का शब्द का जो अर्थ होता है वो पृथ्वी या आपका पृथ्वी होता है, ठीक है। ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, ग्राफ पर लिखा होता है। मैथ्स के स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे, ग्राफ आपने देखा होगा, उस पर लिखा जाता है, तो ग्राफिया मतलब लिखना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जियो है, ठीक है, जियो जिसका अर्थ मैंने क्या बताया, ये जी से बना है, इसका मतलब पृथ्वी। अब लॉजी अगर जोड़ते हैं तो जियोलॉजी हो जाएगा, जो कि पृथ्वी का अध्ययन है। अगर मैट्री जोड़ दें, जियोमेट्री हो जाएगा, पृथ्वी का मापन, ठीक है। आइड अगर जोड़ दे तो जियोआइड हो जाएगा, यानी आपका पृथ्वी के आकार के अनुरूप ये अर्थ हो जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं प्लेनेट पे। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने? टोटल 8 प्लेनेट हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात करें तो सबसे पहले मरकरी, जिसे हम बुध बोलते हैं, उसके बाद आपका वीनस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड, जो हमने अभी डिस्कस किया कि थर्ड हम सूर्य से तीसरे ग्रह हैं दूरी के हिसाब से। फिर उसके बाद आपका मार्स आता है, देन आपका जुपिटर आता है, और उसके बाद सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये दूरी के हिसाब से आपके सीक्वेंस में लिखे हैं। अब इनको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। आपका एनसीईआरटी में दिया गया माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। तो इस तरीके से, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनका रास्ता फिक्स है दोस्तों। यहाँ पर सूर्य है, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं, और इसमें आपके प्लेनेट हैं जो कि ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 डेज यानी 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। लाखों बार एग्जाम के अंदर ट्रेंड हुआ कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन, इस तरीके से, ठीक है। सांझ का तारा, भोर का तारा, तो ये सारा कुछ आपका वीनस यानी शुक्र हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग क्या है, अपनी पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो एक नवा ग्रह अगर बात करें तो प्लूटो था। लेकिन क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी खगोलीय संगठन ने बैठक की, कब? 2006 के अगस्त 2006 में। तो ये डिसीजन लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंड आपका 2000 अगर बात करें 3 UB 313 सिरस तथा प्लूटो जो है वो डॉर्फ प्लेनेट हैं यानी बौने ग्रह हैं। तो इसे बौने ग्रह कह के ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, अगला आपका पृथ्वी। अगर पृथ्वी की बात करें, यहाँ पर कई बार एग्जाम्स के अंदर आ जाता है कि जो आपकी प्रकाश की गति है, ठीक है, तो याद रखना है प्रकाश की गति कितनी है। यहाँ से अगर बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट का लगभग टाइम लग जाता है। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। अब आपका शुरू करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी की अगर बात करें, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, आपका तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। या ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव यानी अगर बात करें इस तरीके से आपकी पृथ्वी है, ये यहाँ पर जो है टॉप पर और नीचे बॉटम में ये आपके पोल हैं, ध्रुव हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी हुई है, यानी बिल्कुल अंडे के आकार की नहीं है। यहाँ अगर बात करें तो चपटी आप समझ सकते हैं। यही कारण है इसके आकार को भू-आभ भी कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। सोचिए अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होती तो यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं होती, या ज़्यादा यहाँ पर गर्म होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, पर्याप्त मात्रा में भाई हवा है, पानी है। अगर ये ना होता तो कैसे रहते, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, सिर्फ आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, सबसे वंडरफुल आपका प्लेनेट है। अंतरिक्ष से अगर देखें तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके जो 2/3 सरफेस है, 2/3 सरफेस, वो किससे ढकी है, वो दोस्तों ढकी है वाटर से, ठीक है, पानी से। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ये बात आप सबको पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं नील आर्मस्ट्रांग की, तो ये फर्स्ट पर्सन थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 यानी 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सरफेस, चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है। तो ये आपका याद रखना कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं, अगला है आपका मून यानी चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, बेचारा एक है चंद्रमा।
इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, व्यास समझते हैं, जैसे यहां पर ये आपका फोटो है, अगर एक तरफ की दूरी लें तो ये रेडियस, अगर दोनों तरफ की लें तो ये आपका डायमीटर यानी 2r। ठीक है, इसे व्यास बोलते हैं जब दोनों तरफ की लेते हैं। ठीक, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी छोटा है पृथ्वी से। यह इतना बड़ा है कि यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 सॉरी यहाँ पर आपका 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अगर उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। ठीक है, मानव निर्मित बहुत सारे उपग्रह हैं या कृत्रिम पिंड हैं। जैसे आपका अगर बात करें, भारत ने सबसे पहले अपना 1975 के अंदर आर्यभट्ट नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये आपके रहे क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और मून क्या है आपका नेचुरल सैटेलाइट। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां आपका नेक्स्ट लिखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, अपने अक्ष पर भी लगभग 27 दिन में और पृथ्वी का चक्कर भी लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी एक ही हम सरफेस उसकी देख सकते हैं, अदर सरफेस नहीं देख सकते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं। अब यहां से आपके सीटेट के अंदर देखो एक क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा पर आपकी परिस्थितियां जो हैं कैसी हैं। आपके ऑप्शन के अंदर आता है, सही आपको चूज करना होता है। तो चंद्रमा की सतह पर पर्वत हैं, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर जो ये छाया होती है इसको देखा जा सकता है क्योंकि पूर्णिमा के दिन पूरा चांद आपको क्लियर दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त भाई आपके स्टार्स हैं। ठीक है, स्टार्स हैं, प्लेनेट हैं, सैटेलाइट हैं। अब इनके अतिरिक्त भी कुछ असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। छुटभइये भी आपके चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये इन छुटभइयों को क्या बोला जाता है आपका, इन्हें ही क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है और गलत करके आप लोग आते हैं। क्या है कि आपके क्षुद्र ग्रह वाली बेल्ट कहां पाई जाती है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाई जाती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात करें तो क्षुद्र ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये एक प्लेनेट का ही भाग हैं, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हुई कि ये ग्रहों से टूट के अलग हो गए, तो इनको क्षुद्र ग्रह की कैटेगरी में रख दिया गया। नेक्स्ट आपका बात करें तो उल्कापिंड। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और सेकंड क्लास आपको जल्द ही मिलेगी। आपका कंटिन्यू रखेंगे सेकंड थर्ड ऐसे करके। उल्कापिंड की अगर बात करें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते आपके जो चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अब ये उल्कापिंड, ठीक है, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। अब अगला आपको जब 7th की एनसीईआरटी करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, वायुमंडल की सतहों के बारे में। तो वहां पर आपका लिखा है कि आपकी जो मध्यमंडल होता है, ठीक है, मध्यमंडल ये सबसे ठंडी परत होती है और उल्कापिंड जो आते हैं टूटकर वो मध्यमंडल में ही आपका जल जाते हैं। ठीक है, तो घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। भाई अगर पृथ्वी पे आएंगे तो नुकसान होगा, तो ये पहले ही जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का जो है पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश या आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। इस तरीके से आपने देखा होगा, खैर इतना ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन पढ़ेंगे। ये पट्टी क्या है? ये आकाशगंगा है, मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा कौन है? मिल्की वे। ठीक है, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं लेकिन हमारी कौन सी है? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का
एक क्या है, भाग है। हमारा सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे का एक जस्ट एक पार्ट है, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा, आकाशगंगा पड़ा था, ठीक है। अब आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। अगर मैं आपसे पूछ लूं यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स मतलब भाई, यूनिवर्स का मतलब कि सब कुछ, ठीक है, इन्फिनिटी। तो यूनिवर्स जो है इसकी विशालता की कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये कल्पना, ये इमेजिन करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, अब अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कुछ लिखा है, आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है, आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। अब ये आपका पूरा ब्रह्मांड है बाहर का, उसके अंदर हमारी मिल्की वे है, आकाशगंगा, फिर हमारा सोलर सिस्टम है, उसके बाद कहीं हम क्या हैं, अर्थ वाले हैं। और अर्थ पे तो बहुत सारे, अगर कंट्री बात करें फिर, है ना, तो इस तरीके से बहुत हो जाएगा। तो आज के इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो आपका क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है वो किन आपके ग्रहों के बीच में पाई जाती है, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। इस तरीके से चैप्टर फर्स्ट जो है मैंने आपको क्लियर करवाया। कौन सा आपका ग्रह पहला है सूर्य के दूरी के हिसाब से, कौन सा आपका दूसरा है, तीसरा है, इस तरीके से नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पर डिस्कस करेंगे अगले दिन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।